हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून बच्चे। कैसे हो? क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट्स? क्या हाल चाल? आवाज वगैरह परफेक्ट आ रही है बच्चे? हेलो स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून उदय। गुड आफ्टरनून बच्चे। कैसे हो बच्चा? क्या हाल चाल? आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ऑडियो और वीडियो का? हाँ जी। एक बार कंफर्मेशन दे दो सबके सब के ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। गुड आफ्टरनून उदय, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, हमने आज वही आगे स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो आज हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। पहले तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो कल की क्लास का पूछ लो। कल की क्लास में हमने स्विफ्ट पढ़ा था, आरटीजीएस पढ़ा था, एनईएफटी पढ़ा था। कोई दिक्कत? कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? सब सही है, थैंक यू बच्चा। ओके, तो कल की क्लास एक बार मैं रिवाइज करवा लेती हूँ। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्विफ्ट के बारे में पढ़ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्विफ्ट एक बेल्जियम बेस्ड सिक्योर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज है, ठीक है? ये बैंक के द्वारा ओन्ड एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है? नेक्स्ट, इसे मई 1977 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने के लिए, ये एक, इसको हम आईएमटी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड के किसी भी बैंक में पैसा सेंड या रिसीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। स्विफ्ट हर बैंक को 8 से 11 डिजिट का कोड प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहले के 4 डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रिप्रेजेंट करते हैं उस बैंक को जहां पर मनी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है? डर है? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच का डिफरेंस। आई थिंक यहां पर आपको क्लियर होगा। बहुत इजी डिफरेंस था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है? आरटीजीएस को स्टार्ट किया गया 29 अप्रैल 2004 को, वहीं पर इसे स्टार्ट किया गया नवंबर 2005 में। आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं होती है। ट्रांसफरिंग आरटीजीएस में जो है वो ट्रांसफर टाइमिंग पहले बैंक टू बैंक डिपेंड करता था, लेकिन अब ये 24 घंटा 24/7, 24 घंटा 7 दिन 365 डेज अवेलेबल है। और यही सेम जो है वो एनईएफटी में है। चार्जेस इसमें पहले लगा करते थे कि 2 से 5 लाख के बीच में 30 रुपए और 5 से अबव 55 रुपए ट्रांजैक्शन फी लगा करती थी, लेकिन अब जो है कुछ नहीं लगता। इसमें भी फिलहाल कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती। एनईएफटी का सेटलमेंट टाइम 2 घंटा होता है। एनईएफटी का सेटलमेंट टाइम कितना होता है? 2 घंटा होता है। वहीं पर आरटीजीएस का सेटलमेंट टाइम क्या होता है? इमीडिएट होता है, यानी तुरंत होता है, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। एनपीसीआई से स्टार्ट करते हैं और एनपीसीआई की कुछ बेसिक सर्विसेज आज की क्लास में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो तुम लोग ये बताओ मुझे, जितने बच्चे क्लास को करते जा रहे हो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? इस क्लास में मैं हर एक टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन जरूर करवा रही हूँ, ताकि आप लोग क्लियर हो सको कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है? तो पहले बताओ, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है सबको, सारे स्टूडेंट्स को? हाँ जी, हाँ जी गाइस। चलो बढ़िया, परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम बात करेंगे NPCI. It is important. NPCI is very important. It is National Payment Corporation of India. NPCI is National Payment Corporation of India.
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब एनपीसीआई क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सॉरी। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज से, जो कि हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में जितनी भी पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, सबके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना करी गई सन 2008 में, और इसकी स्थापना करी गई एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसकी स्थापना करी गई, जो कि सरकार के कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो एनपीसीआई, सबसे पहले याद रखना, बैंकिंग के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। एनपीसीआई जो है वो सरकार के कंपनीज एक्ट एक मिनट रुकना, सॉरी, ओके, परफेक्ट। तो मैंने क्या कहा, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज का, जो सारी पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज है इंडिया की, वो सब एनपीसीआई के अंदर आती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट सन 2008 में हुआ था एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जो कि सेक्शन 25 सरकार के कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। और इस एनपीसीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क रुपे को स्टैब्लिश करने में। रुपे जानते हैं, रुपे एक डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क है जिसको स्टैब्लिश करने पर या स्टैब्लिश करने के लिए एनपीसीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एनपीसीआई के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। एनपीसीआई के अंदर मेजरली जो हम सर्विसेज की बात करेंगे वो कौन कौन सी होगी, एक होगी नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एक होगी आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एक होगा चेक ट्रांसक्यूशन सिस्टम या ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और एक होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये चारों सिस्टम जो है एनपीसीआई के अंदर आता है। मैं पहले आपको एक एक चीज लिख के दे रही हूँ। सबसे पहले एनपीसीआई है क्या? एनपीसीआई मैंने कहा एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, ये एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारी फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सर्विसेज, फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सर्विसेज इन इंडिया। सारी रिटेल पेमेंट सर्विसेज जो कि हमारे इंडिया में है ना, उनके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना एस्टैब्लिशमेंट करी गई गाइस सन 2008 में इसकी एस्टैब्लिश करी गई। और कैसे? एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। ये रजिस्टर्ड किसके अंदर है? रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, इट वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, सेक्शन 25 ऑफ किस एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? रजिस्टर्ड है। और इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट को बिल करने के लिए, जिसका नाम है रुपए। रुपए एक डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, दैट इज, या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। अब एनपीसीआई के अंदर डिफरेंट सर्विसेज होती है। एनपीसीआई के अंदर बेसिकली हम 4 सर्विसेज पढ़ेंगे जो हमें पता होना चाहिए। एक होगा नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएफएस, एक होगा चेक
ट्रंकेशन सिस्टम, एक होगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, और एक होगा हमारे लिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS। ये चारों चीज जो है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है, और इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है 3 दिन से, बच्चे क्यों हो जा रहा है? यहाँ तो मेरे साथ भी देखो क्लास चल रही है, मैं साइड बाय साइड जानबूझ के क्लास चलाती रहती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि सही चल रही है क्लास कि नहीं। तो अभी तो बिल्कुल सही चल रही है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। आपको क्या दिक्कत हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं जरूर से इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके तो अब यहां पर हमने पढ़ा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये 4 सर्विसेज है, NFS, CTS, AEPS और APBS। अब चारों के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चारों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, एक एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में डिस्कस करते हैं। NFF या फिर NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या होता है इस बारे में हम डिस्कस करते हैं, NFS के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज अ पार्ट ऑफ NPCI, या फिर ये कह सकते हो ये एक सर्विस है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, जिसको स्टार्ट किया गया 27 अगस्त 2004 में। इसकी स्थापना कब करी गई? सन 2004, 27 अगस्त सन 2004 में इसकी स्थापना करी गई। ये लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड ATMs का इंडिया में, यानी जो ATMs हैं जो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो शेयर्ड ATMs का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया में, जिसे हम कहते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अच्छा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को डिप्लॉयड किया गया, डेवलप्ड और डिजाइन, NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है बच्चे, इसे डिप्लॉयड और डेवलप्ड और डिजाइन किसके द्वारा किया गया कभी पूछा जाए तो इसे डिजाइन, डेवलप्ड और सॉरी एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड बच्चे, सॉरी, ओके बस बस ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसे डिजाइन, डेवलप्ड और किसके द्वारा किया गया, इसे जो है प्रॉपर डिजाइन, डेवलप्ड और जो है अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर तरीके से इससे डिप्लॉयड किया गया IDRBI के द्वारा। ठीक है, IDRBI इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया, डिप्लॉयड किया गया और डेवलप किया गया। साथ ही साथ इसे किसके द्वारा रन किया जाता है, तो याद रखिएगा इसे NPCI के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, डन है बच्चा। तो सिंपल सी चीज थी, यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं था, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत ज्यादा खास यहाँ पर कुछ नहीं था। ठीक है, डन। तो ध्यान से सुनिएगा मैंने आपसे क्या कहा, नेशनल पेमेंट फाइनेंशियल या नेशनल फाइनेंशियल स्विच, पहले मैं आपको यहां पर चीजें लिख के दे रही हूं। इसको स्टार्ट किया गया कब, याद रखिएगा, इट वाज स्टार्टेड इन अगस्त 2004। अगस्त 2004 में क्या करी गई, अगस्त 2004 में इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड ATM का इंडिया में, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ATM इन इंडिया। ठीक है, हमारे ATM आपस में जो कनेक्टेड है, ठीक है, वो शेयर्ड ATM का लार्जेस्ट नेटवर्क है हमारे पूरे इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे डिजाइन, डेवलप्ड और डिप्लॉयड किसके द्वारा किया गया, डिजाइन, डेवलप्ड और डिप्लॉयड किया गया IDRBI के द्वारा। ठीक है, IDRBI द्वारा, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख के दे रही हूं, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च
इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके द्वारा इसे डिजाइन, डेवलप्ड और डिप्लॉयड किया गया है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा रन किया जाता है, याद रखिएगा, दीज आर रन बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है। डन, इतना समझ में आया सबको? तो सबसे पहली चीज थी नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। डन। ओके, अब इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल बच्चा ये है कि जो भी हमारे एटीएम्स है, ठीक है, जो एटीएम्स का जो इंटर कनेक्शन है उसे स्मूथ करा जा सके, जो भी एटीएम की इंटरकनेक्टिंग फैसिलिटीज है उसे स्मूथ करने के लिए, ताकि हम कस्टमर को कन्वीनियंट बैंकिंग प्रोवाइड कर सके, ये है इसका एम हमारे इंडिया में। यानी एटीएम टू एटीएम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, एटीएम टू एटीएम कनेक्ट होने के साथ लोगों की बैंकिंग को ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंट बना सके, इसीलिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच डेवलप किया गया था आईडीआरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको लिख लिए, क्योंकि यहां पर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिए एनपीसीआई के अंदर ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस आती है, जिसे हम कहते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, पहले बच्चे हमारे यहाँ मैनुअल चेक क्लियरिंग सिस्टम हुआ करता था। मैनुअल चेक क्लियरिंग सिस्टम यानी हम साइंस देखे करते थे, बैंक अकाउंट देखा करते थे, मैनुअल हर एक डिटेल को चेक किया करते थे, और मैनुअल डिटेल्स को चेक करने के बाद हम क्या करते थे, चेक को क्लियर करते थे, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, क्योंकि धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड जैसे कि बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि हम हर एक चेक को मैनुअली डिटेक्ट कर सके और हर एक चेक को मैनुअली चेक कर सके। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले चलो कब चेक्स आते थे, जब लोग बैंकिंग सिस्टम से अवेयर नहीं थे। अब तो पूरा काम ही बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो अब हम मैनुअल क्लियरिंग ऑफ चेक या फिर नॉन सीटीएस क्लियरिंग ऑफ चेक जो है, अब हमारे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इंडिया की एक लार्ज पॉपुलेशन जो है बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है। दैट्स व्हाई चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया। चेक ट्रंकेशन सिस्टम एक इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है, जो कि MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके चेक को क्लियर करता है, ठीक है। MICR के बारे में मैं एक बार आपको बता दे रही हूं। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि मशीन को अलाउ करती है चेक्स को प्रोसेस करने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ चेक को एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर क्लियर करने का या फिर उसे प्रोसेस करने के तरीके को हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसके पहले के 3 डिजिट, जिसमें डिजिट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। एक 9 डिजिट्स का कोड होता है MICR में, जिसमें पहले के 3 डिजिट जो है वो सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे के 3 कोड बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे के 3 कोड जो है वो बैंक के ब्रांच की कोड डिटेक्ट करते हैं। तो इस कोड के जरिए एक फास्टर क्लियरिंग चेक का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। डन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, तुम एक लाइन जो है वो चेक के बॉटम में, अगर चेक देखा होगा ना, चेक के बॉटम में एक लाइन होती है और उसमें 9 डिजिट का कोड लिखा होता है, ठीक है। तो वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम एक इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है, जो कि इसी टेक्नोलॉजी MICR का इस्तेमाल करके
चेक को जल्दी और आसानी से क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक, यानी चेक तेजी से क्लियर हो, उसके लिए ये होता है चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था नॉन सीटीएस, यानी इसके बिना जो पहले मैनुअल चेक क्लियरिंग सिस्टम था उसे 2018 में डिसकंटिन्यूड किया गया, यानी अब जितने भी चेक क्लियर किए जाते हैं वो सीटीएस चेक ट्रांकेशन सिस्टम या ट्रंकेशन सिस्टम के द्वारा ही क्लियर करे जाते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर पहली सर्विस मैंने आपको पढ़ाई, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच एटीएम को इंटरकनेक्ट करने में मदद करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम स्मूथ हो सके, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। फिर एक हमने पढ़ा यहाँ पर चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है, चेक क्लियरिंग सिस्टम है ताकि चेक को हम मैनुअली नहीं बल्कि आसानी से शॉर्टर टाइम स्पैन पे ज्यादा से ज्यादा चेक को क्लियर और प्रोसेस कर सके। और ये MICR का यूज करके चेक को क्लियर करता है। MICR मैंने आपको क्या बताया, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि 9 डिजिट का कोड होता है जो कि डिफाइन होता है, जिसमें पहले के 3 कोड जो है वो सिटी कोड होता है, दूसरे के 3 कोड या कि सेकंड 3 कोड जो है वो बैंक का, और थर्ड 3 कोड जो है वो बैंक ब्रांच कोड होता है। यानी हमें ये समझ में आ जाएगा MICR से, ये चेक जो है फला फला सिटी में इस बैंक में बैंक की इस ब्रांच का चेक है। तो हम MICR बहुत शॉर्टर समय पर थाउजेंड्स ऑफ चेक को तुरंत क्लियर करने का काम करता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है थाउजेंड ऑफ चेक को रीड और प्रोसेस करने का एक शॉर्टर टाइम स्पैन पर। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके चेक ट्रांकेशन सिस्टम जो है अब इस्तेमाल किया जा रहा है NPCI के द्वारा। डन, इतना समझ में आया सबको अच्छी तरीके से? तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये है किसके लिए, तो ये एक, इसको हम इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। इसे हम इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये किस लिए होता है, तो फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक, मैंने आपको बताया किस लिए होता है, ताकि हम चेक को फास्टर क्लियर कर सके, फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक्स को तेजी से फास्टर क्लियर करने के लिए चेक ट्रांकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस चीज का इस्तेमाल करके ये चेक को क्लियर करता है, तो MICR का इस्तेमाल करके ये चेक को क्लियर करता है। अब MICR क्या है ये भी मैं यहां पर लिख दे रही हूं, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये कभी वर्ड यूज भी हो जाए ना, समझ लेना ये चेक क्लियरिंग से बेस्ड है या चेक क्लियरिंग सिस्टम पर है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि थाउजेंड्स ऑफ चेक को आसानी से और जल्दी क्लियर करने का काम करता है। और इसमें मैंने आपको बताया ये एक 9 डिजिट का कोड होता है, और 9 डिजिट के कोड में पहले के 3 डिजिट जो है वो बैंक कोड होता है। ठीक है, दूसरे सेकंड 3 डिजिट जो है वो होता है, सॉरी यहां पर ये सिटी कोड होता है, नॉट बैंक कोड। ये क्या होता है बच्चे, कौन सी सिटी का वो बैंक है, तो सिटी कोड होता है, सॉरी ओके सिटी कोड होता है। फिर दूसरे के 3 डिजिट होते हैं वो होता है बैंक कोड, और तीसरे के जो 3 डिजिट होते हैं बच्चे वो होता है बैंक ब्रांच कोड। ठीक है, और इसके जरिए, इस कोड के जरिए ये थाउजेंड ऑफ चेक को आसानी से जल्दी क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, डन है, इतना समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, जो नॉन सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम था, यानी जिस मैनुअल जो हम चेक को क्लियर करने की बात करते थे, तो नॉन सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम जो था वो जो है इंडिया में डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, यानी अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कब से नहीं होता, सन 2018 से अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। डन, इतना समझ में आया सबको, यस और नो?
हाँ जी। और अच्छा, ये कब स्टार्ट किया गया? ये एक्चुअली सन 2010 में स्टार्ट किया गया था। ये कब स्टार्ट किया गया था? सन 2010 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब अगर हम बात करते पूरी तरीके से हम कब इस सिस्टम पर डिपेंड हुए, तो पूरी तरीके से हम इस सिस्टम पर डिपेंड हुए सन 2018 के बाद जाकर, क्योंकि 2010 में शुरू तो हो गया था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने इसमें सिस्टम में इसे लाने की कोशिश करी। धीरे धीरे मैनुअल क्लियरिंग सिस्टम हटाया, धीरे धीरे चेक ट्रांकेशन सिस्टम लेकर आए, लेकिन सन 2018 में सरकार ने पूरी तरीके से ये रिमूव करके सारे चेक को इसी सीटीएस प्रोसेस से क्लियर करने की बात करी। और ये किसके अंदर आता है? ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा या इसके अंदर आता है। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको बताया। इसके अंदर मैंने आपको बताया बेसिकली 4 मोटी मोटी सर्विसेज आती हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि एटीएम को इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। एक आता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी ये चेक को फास्टर, जल्दी क्लियर करने का काम करता है। थर्ड हमारे लिए है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। थर्ड सर्विस जो एनपीसीआई के अंदर आती है वो क्या आती है? वो आती है आधार पेमेंट इनेबल्ड सिस्टम या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है क्या? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई के द्वारा जनवरी 2011 में लॉन्च किया गया था। ये क्या करता है? ये जो है बैंक अकाउंट को आधार, जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है ना, या जो आधार के द्वारा इनेबल्ड बैंक अकाउंट है, उसे किसी भी टाइम ऑपरेट करने में मदद करता है। यानी आप आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट जो है वो एनी टाइम, एनीवेयर, एनी जगह, किसी भी माइक्रो एटीएम से अपना आधार इनेबल्ड अकाउंट को ऑपरेट करने का काम कर सकते हो। यानी आपका अकाउंट आपके आधार के द्वारा ऑपरेट करा जाता है, जिसमें बेसिक सर्विसेज क्या दी जाती हैं? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में जो बेसिक सर्विसेज दी जाती है वो जैसे कि कैश विड्रॉ करना, कैश को ट्रांसफर करना, बैलेंस इंक्वायरी करना, या आधार टू आधार पैसा ट्रांसफर करना, या फिर गेटवे ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। ये पांचों सर्विसेज, यानी आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, किसी के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो, यानी किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो। हम किसी के अकाउंट से तो पैसा नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, या फिर हम अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर हम अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये जो कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं, ये हम किसी भी माइक्रो एटीएम से कहीं पर भी किसी भी जगह ऑपरेट कर सकते हैं आधार इनेबल्ड अकाउंट से। तो आधार इनेबल्ड अकाउंट यानी जो आपके आधार के द्वारा इनेबल्ड अकाउंट है, उससे आप अपनी बैंकिंग सेवाओं को अवेलेबल कर सकते हो अपने लिए। आपको उस बैंक पे जाके विजिट नहीं करना पड़ेगा, आपको उस सिटी में जाके विजिट नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी भी एटीएम में विजिट करना है और वहां से आप अपना ये काम कर सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी सन 2011 में। आज हम किसी भी एटीएम में जाते हैं, एटीएम में डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि फंड टू फंड ट्रांसफर करना है, पैसा विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है। तो ये सब क्या है? ये जो सारी सर्विसेज एटीएम्स में ऐड करी गई हैं, इन्हीं सर्विसेज को हम कहते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, आपका अब अकाउंट हमेशा आधार इनेबल्ड ही रहता है, मैक्सिमम अकाउंट जो है वो आधार इनेबल्ड रहता है। और हम जानते हैं, हम देखते हैं कि हम अपना आधार इनेबल्ड अकाउंट जो है वो कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर, किसी भी बैंक के एटीएम से। कोई नेसेसरी नहीं है कि मुझे उसी, अगर मेरा फॉर एग्जांपल एसबीआई में है तो नेसेसरली मुझे एसबीआई का ही एटीएम चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी माइक्रो एटीएम से अपना आधार इनेबल्ड अकाउंट ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं उस पर कैश विड्रॉ भी कर सकती हूँ, कैश ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, मैं बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकती हूँ, मैं आधार टू आधार, अपने आधार से दूसरे आधार में पैसा भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। मैं ये सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकती हूँ थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि एनपीसीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2011 में। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस और नो? पहले तो ये बताओ, इतना समझ में आया सबको? तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं चेक ट्रांसक्वेशन सिस्टम, आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम एईपीएस के बारे में लिख दे रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस।
आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज या सिस्टम, सॉरी नॉट सर्विसेज, सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म का भी याद रखना, सर्विसेज की जगह सिस्टम, सिस्टम की जगह सर्विसेज नहीं हो सकता। इट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले ये कब इंट्रोड्यूस हुआ बच्चे, ये जनवरी 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज आती हैं, तो इसके अंदर गेटवे ऑथेंटिकेशन सर्विसेज आती हैं, यानी आप अपना गेटवे, यानी अगर आप कोई ऑथेंटिकेशन, हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपको पैसा चाहिए होता है ना, तो एक गेटवे आता है, गेटवे ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ताकि आपका अकाउंट में जो कस्टमर आपसे पेमेंट कर रहे हैं वो आपके अकाउंट में सिक्योर तरीके से पहुंच सके, ये काम करता है, गेटवे ऑथेंटिकेशन सिस्टम का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये कैश विड्रॉल कर सकते हो, कैश विड्रॉल के अलावा इसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉल के अलावा क्या कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। फिर आधार टू आधार पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आधार टू आधार क्या कर सकते हो, फंड ट्रांसफर करने का काम कर सकते हो, एक आधार से दूसरे आधार में पैसा ट्रांसफर करने का काम कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें तुम बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी सर्विसेज बिना किसी हसल के अपने आधार रिलेटेड या आधार इनेबल्ड अकाउंट से ऑपरेट करने का काम कर सकते हो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। डन, इतना समझ में आया। और ये किसके थ्रू, कोई भी एटीएम का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो, कोई भी एटीएम का यूज कर लो, कोई भी एटीएम का यूज करके आप ये कर सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि मुझे उसी बैंक के एटीएम में जाना पड़े, कोई नेसेसरी नहीं है कि मुझे उसी सिटी के एटीएम में जाना पड़े, कोई नेसेसरी नहीं है। आप कहीं पर भी अगर आपका आधार इनेबल्ड अकाउंट है, किसी भी माइक्रो एटीएम से आप ये सारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हो। डन, इतना समझ में आया बच्चे? यस और नो का जवाब दो। हाँ जी बच्चे, इतना समझ में आया? ओहो, हाँ जी बच्चा, यहाँ पर यस और नो की बात कहो। इतना समझ में आ गया सबको? डन, इतना समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अब चौथी जो सर्विसेज जो है एनपीसीआई के अम्ब्रेला मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर आती है, वो होता है आधार इनेबल्ड या आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ठीक है। ये आता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। एक था आधार इनेबल्ड सिस्टम, एक था आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। अब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम आपके लिए क्या है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एक नई तरीके की सर्विस है जो कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें दी गई, जिसमें हम आधार नंबर जो यूआईएडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया, आधार का जो नंबर लिखा होता है हमारे ऊपर, उस आधार नंबर का इस्तेमाल करके हम पैसे किसी भी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम उस आधार का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके की पेमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्विस को हम कहते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। यानी इसके अंदर एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा? आधार नंबर के थ्रू आप अपना पे कर सकते हो किसी भी दूसरे आधार नंबर के द्वारा, ठीक है। तो अब यहां पर याद रखिएगा, ये ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर एजेंसीज के द्वारा इस्तेमाल होती हैं ताकि वो बेनिफिट्स और सब्सिडीज ट्रांसफर कर सके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर। तो देखो, जैसे कि मैं किसी भी सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए आने हैं सरकार की इस बेनिफिट स्कीम के अंदर। तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का इस्तेमाल करके मेरे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार
आधार नंबर पर वो 1 लाख रुपए का बेनिफिट ट्रांसफर कर देगी। और ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट कैसे ट्रांसफर हुआ? ये आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से ट्रांसफर होना या फिर इसके थ्रू ट्रांसफर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो हमने 4 चीज पढ़ी, पहले मैं ये लिख दे रही हूँ, फिर चारों चीज को एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ये एक न्यू पेमेंट सर्विसेज है एनपीसीआई के द्वारा। सबसे पहले ये एक न्यू पेमेंट सर्विस है, किसके द्वारा बेटा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम पेमेंट कर सकते हैं आधार नंबर का इस्तेमाल करके। आधार नंबर जो कि हमको किसके द्वारा दिया गया है? यूआईडीएआई के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईएडीआई, यूआईडीएआई के द्वारा जो हमें आधार नंबर दिया है, उस आधार नंबर का इस्तेमाल करके हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या फिर कर भी सकते हैं। इसको ज्यादातर क्या करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है। ठीक है, किसके लिए? ताकि वो सब्सिडीज और बेनिफिट्स को पहुंचा सके, सब्सिडीज और बेनिफिट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डन है? इतना समझ में आया सबको? ये चारों चीज तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं लिखने का टाइम दूंगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर काफी सारी रिटेल पेमेंट सर्विसेज आती हैं हमारे इंडिया की। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबको क्या करता है? हेड करने का काम करता है। इसके अंदर 4 चीजें हैं: नेशनल फाइनेंशियल स्विच, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये चारों इसके अंदर आते हैं। नेशनल फाइनेंशियल स्विच से हम एटीएम्स आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं ताकि बैंकिंग सेवाएं हमारे लिए इजी हो सके। चेक ट्रंकेशन सिस्टम इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है, एमआईसीआर का इस्तेमाल करके थाउजेंड्स ऑफ चेक को तुरंत और फास्टर और जल्दी क्लियर करने का काम इसके द्वारा होता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में हम कैश विड्रॉल, कैश ट्रांसफर या बैलेंस इंक्वायरी या गेटवे ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम या फिर आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, ये पांचों सर्विसेज अपने आधार इनेबल्ड अकाउंट से किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी माइक्रो एटीएम से कर सकते हैं। कोई नेसेसरी नहीं है मुझे उसी बैंक के एटीएम में जाना। नेक्स्ट है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। एक आधार रिलेटेड जो आधार नंबर हमारे पास है, उस आधार नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए यह आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है। ज्यादातर इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बेनिफिट्स और सब्सिडीज को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर सीधा आधार पे ट्रांसफर कर सके। ठीक है, डन? इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया गाइस? यस और नो, हाँ या ना? चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि इतना तो समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, तो चलो पहले इसको लिखने का काम करो, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलो यहाँ पर लिखने का काम करो जल्दी से, सारे के सारे स्टूडेंट लिखने के बाद डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। लिख लो बच्चा, लिखने के बाद डन कह दो। हाँ जी उदय बेटा, लिख भी लो, लिखने के बाद डन भी कह दो। डन है बच्चा? लिख लिया?
गुड। चलो नेक्स्ट, आगे लिखो इसके, इसे लिखो सबके सब, फिर लिखने के बाद डन कह देना। डन है। लिख लो बच्चा, लिखने के बाद डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। ओके परफेक्ट, डन। नेक्स्ट लिखिए इसे भी। गुड बच्चा, इसे भी लिख लो। डन। परफेक्ट, चलो आगे लिखो। डन है गाइस। उधर बेटा नोट्स बनाते रहना क्योंकि मुझे तुम्हारे नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तुम मुझे नोट्स मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है? डन है। ओके, इसे लिखो। डन हो गया गाइस। क्वेश्चन करें? चलो अभी एक ही क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक ही क्वेश्चन कर लो, ये वाले क्वेश्चन तो कल करवा चुकी थी यहां तक, कल यहां से भी और क्वेश्चन करवाने। चलो, एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज रन बाय, एनएफएस जो है किसके द्वारा रन किया जाता है? एनपीसीआई, आरबीआई, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, या फिर आईडीआरबीआई के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। चलो आंसर देना स्टार्ट करो। नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज रन बाय, हाँ जी, किसके द्वारा रन किया जाता है? आंसर देना स्टार्ट करो गाइस। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, मैंने आपको बताया था इसे डिजाइन, डेवलप्ड और डिप्लॉयड, 3D याद रखिएगा। डिजाइन, डेवलप्ड और डिप्लॉयड किया गया था आईडीआरबीआई के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन
इसे रन किसके द्वारा किया जाता है? ये आता है एनपीसीआई के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। इट इज रन बाय एनपीसीआई, यानी आता है एनपीसीआई के अंदर, बट इट इज डिजाइन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय आईडीआरबीआई। ठीक है, डन, इतना समझ में आया? तो इजी क्वेश्चन था फर्स्ट, तो वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत आसान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये लास्ट क्वेश्चन करो फिर क्लास खत्म करेंगे। Which of the following is an umbrella organization for all the retail payment services in India? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। Which of the following, इसमें से कौन सा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे रिटेल पेमेंट सिस्टम का हमारे इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो। ओके, तो ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर है एनपीसीआई। पहले ही मैंने आपको बताया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे रिटेल पेमेंट सिस्टम का हमारे इंडिया में। ठीक है, डन, डन है बच्चे। तो फिर भाई आज की क्लास बस इतनी ही रखते हैं। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, देख रहे हो, अभी और भी क्वेश्चंस आपको करवाने हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम अभी और भी पढ़ेंगे। अभी इस पे ये काफी लंबा चैप्टर है, इसमें हमें और भी चीजें अभी डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो पहले तो बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी आपको? हाँ जी गाइस, आज की क्लास कैसी लगी? सबको समझ में आई? मजा आया पढ़ने में आज की क्लास कि? चलो ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि मुझे आज की क्लास आप सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस धीरे धीरे चल रहा है, फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमी भी साथ साथ चलेगा, डोंट वरी। तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, बहुत सारी क्लासेस पढ़नी है यहाँ पर। हर एक क्लास का आपको अलग नोट बनाना है। ठीक है, अलग नोट बनाना है हर एक क्लास का, ताकि आप लोग अच्छे से अपने बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, ओके गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर। आप सब बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चा, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा।